हेलो, हाय, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो मेरे लाडले भाई और लाडली बहन, जैसा भी आपको उचित लगे। आज के इस वीडियो सेशन में पीजीटी एस्टार्ट 2024 कॉमर्स सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। हम अकेले आज इस सेशन में ओनली क्वेश्चन को ही डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू को, एग्जामिनर के माइंड सेट को हैक करेंगे और उसकी थिंकिंग के लेवल को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और वेलकम है आपका आपके इस कॉमर्स सारथी यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं 91 क्वेश्चन से, क्योंकि 1 से 90 क्वेश्चन तक जनरल पोर्शन रहता है एस्टेट एग्जामिनेशन में, पीजीटी लेवल एग्जामिनेशन में, और 90 से 150 तक 60 क्वेश्चन आपके कॉमर्स सब्जेक्ट से, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर, fill in the blanks, is the science and arts of recording correctly in the books of account are all those business transactions that result in the transfer of money or money's worth। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है दोस्तों? जैसे ही आपके सामने ऐसी स्टेटमेंट या डेफिनेशन आए या कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आए, तो उस टाइम हमें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें उन कीवर्ड्स को पहचानना होता है जिनके बिहाव पर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में देखिएगा आप, रिकॉर्डिंग करेक्टली, बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये कीवर्ड्स हैं। तो हम अकाउंटिंग करते हैं, जब अकाउंटिंग की दो दो स्टेप प्रोसेस है। पहले करते हैं हम बुक कीपिंग, बुक कीपिंग, फिर करते हैं हम अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, जहां हम डाटा को समराइज करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं। और बुक कीपिंग के स्टेप पर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें मनी में मेजर्स करते हैं, उन्हें हमारी हमारी अकाउंट्स बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और उसको क्लासिफाई करके हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है आपका बुक कीपिंग, क्योंकि बुक कीपिंग के अंदर ही हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो ये आर एन कार्टर की जो डेफिनेशन है, ये डिफाइन करती है बुक कीपिंग को। इसके साथ ही हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो अब आने वाले एग्जामिनेशन में पूछने की बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि जे आर बाटली बाई ने भी बुक कीपिंग को डिफाइन किया है एज ए बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन ए सेट ऑफ बुक्स। ठीक है। आर एन एंथोनी ने डिफाइन किया है अकाउंटिंग को, अकाउंटिंग की भी डेफिनेशन आने की पॉसिबिलिटी रहती है। आर एन एंथनी ने डिफाइन किया कि नियरली एवरी बिजनेस इंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम इट इज ए मीन्स ऑफ collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms information। ठीक है दोस्तों। कोलर कोलर ने कोलर ने अकाउंटेंसी को डिफाइन किया है। अच्छा, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस रहता है? अकाउंटिंग क्या करती है? हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, उन्हें समराइज करती है, एनालाइज करती है, इंटरप्रेट करके उन्हें उनके यूजर्स को कम्युनिकेट करती है वो रिजल्ट्स। ठीक है। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंटिंग की एक ब्रांच है, अकाउंटिंग की ब्रांच है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, पोस्ट अकाउंटिंग हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, ये जैसे बहुत सारी ब्रांचेज है। टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग को डिफाइन किया है आर एन एंथनी ने। और अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी इनसे बिल्कुल अलग टर्म है। अकाउंटेंसी क्या है? भंडार है ज्ञान का, जो अपने अंदर समेटे हुए है वेरियस प्रिंसिपल्स को, थ्योरी को एंड टेक्निक्स को, जो हमें गाइड्स करती है अकाउंटिंग के रिगार्डिंग कि किस तरह किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाना है, कहाँ रिकॉर्ड किया जाना है, इसके बारे में हमें गाइड करती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी रेफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड है, जैसे SLM स्ट्रेट लाइन मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, और सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड है, इसे हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में जैसे 12th और बीकॉम में हमें दो ही मेथड रीड किया करवाए जाते हैं मोस्टली, जो अभी न्यू एग्जाम पैटर्न है, तो सिलेबस का पैटर्न है, उसके अंदर SLM और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये सिंकिंग फंड मेथड होता है। सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। हमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, इनमें से हमें एक राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। रिमेन कांस्टेंट ओवर ईयर्स, गोज ऑन इंक्रीजिंग एवरी ईयर्स, गोज ऑन डिक्रीजिंग एवरी ईयर्स, फ्लक्चुएट्स एवरी ईयर। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका राइट आंसर है रिमेन कांस्टेंट ओवर ईयर। ये SLM की तरह होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड की तरह होता है, लेकिन SLM में फंड अपनी फर्म के अंदर ही रख लिया जाता है, जो ट्रांजैक्शन की जाती है फंड की, जो डेप्रिसिएशन अमाउंट होती है उसकी। लेकिन ये मेथड बोलता है, सिंकिंग फंड मेथड बोलता है कि आप इस फंड को अपने पास मत रखिए, अपने पास रखने की बजाय इसको किसी न किसी बिजनेस में या किसी सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जो इसे इंटरेस्ट मिलेगा वो भी हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी है। जो जो आज हमारे पास एसेट है, उसका 5 साल बाद हमें अगर उस रिप्लेस करते हैं तो उसकी उसकी अमाउंट इंक्रीज होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से। तो इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास सिंकिंग फंड मेथड अडॉप्ट किया जाता है। हमारे पास डेप्रिसिएशन के देखिएगा मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसे हम SLM भी कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जहां हम हर साल डेप्रिसिएशन डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, एक है डेप्रिसिएशन फंड मेथड, जिसे हम सिंकिंग फंड मेथड भी कहते हैं। सिंकिंग फंड मेथड, इसका फॉर्मूला होता है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। तो इसके जो ये एक्चुअल कॉस्ट आएगी, एक्चुअल एसेट आएगी, एक्चुअल एसेट होगी, इसकी मल्टीप्लीकेशन होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई एन नंबर ऑफ ईयर्स माइनस 1। ये इसका सिंकिंग फंड मेथड का फॉर्मूला होता है। जो SLM है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसका क्या रहता है दोस्तों? इसका हमारे बिजनेस पर अनइक्वल चार्ज रहता है, अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हर साल इक्वल रहती है, और जो हमारे पास एसेट होती है उसके स्टार्टिंग में मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कम होते हैं, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस कम होते हैं, लेकिन लास्ट जैसे जैसे हम उस एसेट को यूज करते हैं उसके मेंटेनेंस एक्सपेंस ज्यादा होते चले जाते हैं। और मेंटेनेंस एक्सपेंस जैसे 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 बढ़ते जाते हैं, जैसे मान लो एसेट है, उसकी एज इंक्रीज हुई, तो उसके मेंटेनेंस एक्सपेंस भी बढ़ते गए, लेकिन हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो सेम रहता है। तो इसका जो चार्ज है वो अनइक्वल रहता है, अनइक्वल अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट रहता है SLM मेथड में। लेकिन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, एक तो इसे इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इनकम टैक्स अथॉरिटी ने इसे अप्रूव किया है, अप्रूवल दी गई है कि इसके द्वारा जो डेप्रिसिएशन लगवाया गया है उसे अप्रूव किया गया है अकाउंटिंग सिस्टम में। और दूसरा क्या है, इसमें जो है ना इक्वल चार्ज रहते हैं। इक्वल चार्ज कहते कैसे रहते हैं? इक्वल चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों? जैसे जैसे मान लो स्टार्टिंग में क्या होता है कि एसेट की वैल्यू, बुक वैल्यू ज्यादा होती है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा कैलकुलेट होता है, और जैसे जैसे एसेट की एज होती चली जाती है तो उस पर डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती जाती है और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जाते हैं। तो इनका जो सम होता है, डेप्रिसिएशन अमाउंट और मेंटेनेंस एक्सपेंस, इनका सम होता है वो इक्वल, कहीं ना कहीं इक्वल रहता है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है दोस्तों। इसके बहुत सारे मेथड है, जैसे एन्युटी मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, रिवैल्यूएशन मेथड है, डिप्लीशन मेथड है, मशीन हाउस रेट मेथड है। इन मेथड पर भी आप एक बार नजर मार लीजिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पुटअप किया जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि इनमें से कौन सा मेथड डेप्रिसिएशन का नहीं है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस चार्ट का उपयोग डेटा की श्रृंखला में मौजूद परिवर्तनों या प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाता है? विच चार्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द चेंजेस और द ट्रेंड दैट एग्जिस्ट इन ए सीरीज ऑफ डाटा। तो कौन सा मतलब ग्राफ यूज किया जाता है या चार्ट यूज किया जाता है परिवर्तन जो फ्लक्चुएशन होता है ना डाटा के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए? तो उसके लिए हमारे पास लाइन और अर्थमेटिक चार्ट होता है, ये हमारे पास यूज किया जाता है। क्योंकि लाइन और अर्थमेटिक चार्ट क्या रहता है दोस्तों, ये हमारे पास डाटा को इस रूप में प्रेजेंट करता है। मान लो 11 सन है, ये 12 13 और 2014, डाटा है 5 10 कुछ भी एज्यूम कर लो 14। अब मान लीजिएगा 11 में आपका डाटा रहा 10 और 12 में रहा आपका 5, 13 में रहा डाटा आपका 14 और 24 में रहा आपका 20। तो देखिएगा दोस्तों, ये ऐसे ट्रेंड चलती है ये लाइन, ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्लक्चुएशन को, ठीक है। और पिक्टोग्राफ क्या होता है, जिसमें हम चित्रों के माध्यम से डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें आसानी रहती है, जैसे कई कैटेगरी का डाटा होता है, मान लीजिए मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, इनका डाटा रहता है, तो हम उनकी पिक्चर का यूज करके हम डाटा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पाई चार्ट हमें किसी क्लबिंग ऑफ डाटा में उसकी एक स्पेसिफिक डाटा का पार्टीशन दिखाता है। पार्टीशन कितना उसका पोर्शन है। पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? पोर्शन को। और बार ग्राफ हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, जो डाटा के अंदर कंपैरिजन किया जाता है ना, उसके लिए हम बार ग्राफ का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन बोथ बैलेंसेज। बोथ बैलेंस कौन से है? बैंक बैलेंस एंड एज पर कैश बुक एंड पासबुक में नॉट अराइज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। क्वेश्चन एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि जो कैश बुक के अंदर बैंक का जो कॉलम होता है और पासबुक के बीच जो डिफरेंस आता है, वो इनमें से किस कारण वो डिफरेंस क्रिएट नहीं होता? तो जैसे टाइमिंग है, बिल्कुल इसके कारण होता है, टाइमिंग के कारण। क्योंकि सपोज करो कि हमने चेक इशू किया लेकिन वो बैंक में अभी तक सबमिट ही नहीं किया, तो इसके कारण क्या होगा, हम कैश बुक में हमारे पास जो बैंक का कॉलम होता है उसमें तो हमने एंट्री कर दी, उसमें तो हमने चेक इशू कर दिया, लेकिन अभी तक हमारे बैंक अकाउंट से वो डिडक्ट ही नहीं हुआ। तो टाइमिंग के कारण भी हमारा एराइज होता है इम्बैलेंस, ठीक है, डिफरेंस एराइज होता है। एरर्स के कारण भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए बैंक्स ने कोई गलती से कोई डिपॉजिट कर दिया, कोई अमाउंट डिपॉजिट कर दिया, कोई गलती से डिडक्ट कर लिया, उसका हमें पता नहीं चलेगा, तो एरर के कारण भी डिफरेंस क्रिएट होता है। ट्रांजैक्शन तो होती है, क्योंकि ट्रांजैक्शन होगी तभी तो ये चीजें यही तो इनका बेस है। तो इसका आंसर रहेगा लाइक एंड डिसलाइक। ये चीजें हमारे जो डिफरेंस आता है इन दोनों बैलेंसेस में उसको इंपैक्ट नहीं करती, ये कोई रीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट बैलेंस एज पर पासबुक फॉर वर्मा ऑफसेट लिमिटेड। हमें अब इसमें क्या है, पासबुक का बैलेंस सेट करना है, कैलकुलेट करना है, क्या रहेगा? तो देखिएगा, बैलेंस एज पर कैश बुक इज रुपए, जो कैश बुक के अकॉर्डिंग हमारे बैंक कॉलम का बैलेंस है वो कितना है? 2,40,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन दी बैंक। हमारे पास से चेक इशू हो गया, जब हमने चेक इशू किया तो हमने अपने बैंक कॉलम में वो माइनस कर दिया, लेकिन वो अभी तक बैंक में रिप्रेजेंट नहीं किया गया, तो हम इसे दोबारा ऐड कर देंगे 1,36,000। चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट क्लियर्ड अमाउंट्स। चेक डिपॉजिट कर दिया लेकिन अभी तक हमारे खाते में वो अमाउंट नहीं आई, लेकिन हमने बैंक कॉलम में हमारे पास कैश बुक होती है ना, जो उसके बैंक कॉलम में हमने ये चीज ऐड कर दी कि हमने 90,000 रुपए का चेक डिपॉजिट करवा दिया, लेकिन वो अभी तक हमारे बैंक अकाउंट पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो इस कारण हम इसे माइनस कर देंगे, ठीक है। बैंक चार्जेस अमाउंट टू ₹300। अब बैंक ने हमारे से कोई चार्जेस इम्पोज कर दिया हमारे बैंक अकाउंट पर, तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाई बैंक अमाउंट टू ₹1250, इसको हम ऐड कर देंगे। इन चीजों को ये जैसे ही वो निकालेंगे, इनका आंसर आएगा 950 और 46
2,86,000। तो हमारा सही आंसर होगा ए। ठीक है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या है कि बीआरएस से हमने अभी तक 2 क्वेश्चन हम रिपीट देख चुके हैं। तो बीआरएस जो एस्टेट एग्जाम के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से रीड करके जाना है आपको एग्जाम में। द डिटेल्स परटेनिंग टू ए कंपनी फॉर द ईयर 2022 आर करंट रेशो 2.5 is equal to 1, liquid ratio 1.25 ratio 1, inventory as on दिसंबर 31 2022 रुपए 21 लाख, and each of bank overdraft and prepaid expenses is equal to 0। ये चीज नोट करने की है भैया। ठीक है। ये बात नोट करने की है। जैसे अब हमें क्या निकालना है, ये हमसे पूछना चाह रहा है कि इज इक्वल टू 0। ठीक है। हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी फॉर द ईयर करंट लाइबिलिटी को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो करंट लाइबिलिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए देखिएगा, करंट रेशो क्या होती है। करंट रेशो बराबर है करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। ठीक है। तो ये रेशो है हमारी 2.51। इसको एक बार ड्रॉप कर दीजिएगा। तो इन्वेंट्री एज ऑन दिसंबर 31 2022 रुपए 21 लाख, ये हमारी लेनी हमें। और जो लिक्विड रेशो है, लिक्विड रेशो क्या होती है, जो लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो भी बोलते हैं। क्विक रेशो, जो लिक्विड रेशो है ये हमारी है 1.25 इज इक्वल टू 1। और लिक्विड रेशो है, जो लिक्विड एसेट है, वो लिक्विड एसेट कहां से, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइड बाय लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी होता है। तो हमें लिक्विड एसेट कहां से मिलेगी, जब हम करंट एसेट से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस करते हैं, हमें लिक्विड एसेट का मतलब ही ये होता है कि जिसे हम बिल्कुल जल्दी से शीघ्रता से हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सके, उसी एसेट को हम उसके अंदर लेते हैं। लेकिन इतना जल्दी क्या पॉसिबल है कि हमारी इन्वेंट्री को हम सेल कर सकें, या हमने जो एडवांस में पहले ही प्रीपेड एक्सपेंसेस कर दिए उनसे हम वापस ले सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम करंट एसेट से इन दोनों अमाउंट को माइनस कर देते हैं और हमारे पास वो लिक्विड एसेट आ जाती है। तो हमारे पास लिक्विड एसेट है 1.25 और करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी है 1। ठीक है। हमारे पास ये क्या है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री 21 लाख रुपए की है। इन्वेंट्री एज ऑन दिसंबर 21 लाख है, एंड ईच ऑफ बैंक ऑर्डर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू 0। यूजिंग डिटेल फाइंड आउट द करंट लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है दोस्तों। अब 21 लाख है, 21 लाख, ये क्या है, 5 तो 4, ये 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 क्यों किया मैंने, क्यों किया, क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को खोना चाहेंगे और 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 100 आएगा। 125 को जैसे ही 125 को जैसे ही हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको हम क्या किया, 5 4 और 2, 4 चौके 16, हाँ, ये आ गया हमारा 16,80,000। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। ओके। How is interest on debentures typically treated in the financial statement of company? हमारे डिवेंचर पर जो इंटरेस्ट होता है उसे हम अकाउंटिंग के दौरान कैसे ट्रीट करते हैं, उसे हम ट्रीट करते हैं एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, एज ए लाइबिलिटी, एज एन एसेट, एज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये हमेशा चार्ज होता है अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर वो हमेशा ही दिया ही जाएगा, चाहे चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमारा परम कर्तव्य है, इसे हमें देना होगा। इसलिए ये चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी? जीएसटी से क्या चीज एग्जेम्प्ट नहीं है? ठीक है, इंटरेस्ट, ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्लेम्ड बाय स्टाफ, इंटरस्टेट सेल और सप्लाई ऑफ सोर्स टू द गवर्नमेंट। इनमें से क्या एग्जेम्प्ट नहीं है? जो इंटरस्टेट सेल है ना, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जो हम सप्लाई करते हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है, वो एग्जेम्प्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियोक्ताओं के वित्तीय विवरण में सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लेखांकन किस भारतीय लेखांकन मानक के अंतर्गत आता है? तो ये रिटायरमेंट बेनिफिट को दर्शाता है, लेकिन आज के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इस टर्म को रिफाइन करके इंप्लॉय बेनिफिट कर दिया गया है। इंप्लॉय बेनिफिट कर दिया गया है, इंप्लॉय बेनिफिट्स। ठीक है, और इस इंप्लॉय बेनिफिट्स को इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, ये करता है हमारे प्रोविजंस को, कंटीजेंट लाइबिलिटी को, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड एसेट। ठीक है दोस्तों, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 करता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 करता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 रिप्रेजेंट करता है इंप्लॉय बेनिफिट को, इंप्लॉय बेनिफिट को। इंप्लॉय बेनिफिट में, जो इंप्लॉय बेनिफिट है, इसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जब कोई इंप्लॉय है वो रिटायर होता है तो उस टाइम उसे जो बेनिफिट मिलते हैं, जैसे ग्रेचुटी हो गया, ग्रेचुटी, पेंशन हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, लीव इनकैशमेंट। देखिएगा दोस्तों, इन इन स्पेसिफिक टर्म्स को उठाकर भी एग्जामिनर आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के बारे में पूछ सकता है, तो इन्हें जरूर रिमाइंड कीजिएगा। The original cost of the asset is रुपए 2,50,000. The useful life of the asset is 10 years and net residual value is estimated to be रुपए 50,000. Calculate the amount of depreciation to be charged every year. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन, ईयरली डेप्रिसिएशन का फार्मूला होता है, ईयरली डेप्रिसिएशन का फार्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल या स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। तो इस फॉर्मूला में इस टर्म को फिलअप कर दीजिएगा, 2,50,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 10, यह आ गया हमारा 2 लाख डिवाइड बाय 10, तो हमारा ईयरली डेप्रिसिएशन होगा वो 20,000 रुपए होगा। आंसर होगा हमारा 1। ओके, A company has net profit margin of 5%, total asset of रुपए 19 lakhs and return on asset of 9%. इस टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशो क्या होता है दोस्तों? टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो क्या होता है? टोटल एसेट टर्नओवर रेशो क्या होता है भाई, कोई बताएगा? नेट सेल, नेट सेल अवरेज, नेट सेल अवरेज एसेट, अवरेज टोटल एसेट, नेट सेल अवरेज टोटल एसेट। लेकिन ये तो हमारा आंसर में कोई टर्म हमें दिखाई नहीं दे रही, इसके लिए हमें ड्यूल फॉर्मेट्स का वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो रिटर्न
रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर रेशो एसेट टर्नओवर रेशो एसेट टर्नओवर रेशो। तो रिटर्न ऑफ एसेट क्या है? रिटर्न ऑन एसेट है 9%, प्रॉफिट मार्जिन है हमारा 5%। ये ये हमें निकालना है, एसेट टर्नओवर रेशो निकालना है हमें। तो ये यहाँ जाएगा 9 इज इक्वल टू 5 बराबर एसेट टर्नओवर रेशो एसेट टर्नओवर रेशो 5 इज इक्वल टू 1 डिवाइड करेंगे, बचता है 4, बैलेंस बचता है 5 अट्ठे 40, 1.8 आंसर होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, तो ये तो समझने वाली चीज भी है, लेकिन इस चीज को हमें मेमोराइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इज द अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय द इंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है इन चारों ऑप्शन में से जो एक इंटरप्राइज को अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के दौरान मिलती है? तो इनमें से कौन सी है? वो है मेरे भाई रिवेन्यू। रिवेन्यू रिवेन्यू क्यों है? क्योंकि जो बिजनेस है, जो हमारी इंटरप्राइज है, उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है या सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो उनसे जो हमें अर्निंग मिलेगी उसे हम रिवेन्यू बोलेंगे। ये रिवेन्यू होता है, ये हमारी टॉप लाइन आइटम होती है, टॉप लाइन आइटम होती है। ठीक है, बाकी के सभी ऑप्शन सेम सेम से है, लेकिन इनके बीच भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल डिफरेंस है। जैसे क्रिटिकल डिफरेंस कैसे? प्रॉफिट क्या होता है? जब प्रॉफिट होता है, जब हमारे पास रिवेन्यू आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कारण जो हमारे पास रिवेन्यू आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हमें मिला रिवेन्यू। इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने में जो हमारे पास एक्सपेंस हुए, अगर हम इन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्रॉफिट। ठीक है दोस्तों, प्रॉफिट। अब ये तो हो गया हमारा बिजनेस का ऑपरेटिंग सिस्टम से, जिसमें हमारा बिजनेस बिल्कुल प्योर वे में इंड्यूल्स है, जिसके लिए हमारा स्पेशली बिजनेस बनाया गया है या रन हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बिजनेस के अंदर कुछ ट्रांजैक्शन होती रहती है, जैसे हमें कोई एसेट सेल कर दी, या हमें कोई बिल्डिंग परचेज की और उसे बाद में सेल कर दिया। हमें जैसे मान लो कई बार अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो जैसे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उनसे जो हमें बेनिफिट हुआ उसे हम गेन कहेंगे। जैसे सपोज कीजिएगा, हमें कोई पुरानी मशीन 50,000 रुपए में परचेज की, और वो मशीन कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद हमें 60,000 रुपए की बेचती। हमें मशीन परचेज की 50,000 रुपए की परचेज की, लेकिन 2-3 महीने बाद हमें वो 60,000 की सेल करती। जो ये डिफरेंस है ना 10,000 रुपए का, ये हमें हमारा क्या है? ये हमारा गेन है। ठीक है, जो प्रॉफिट और गेन्स, प्रॉफिट प्रॉफिट प्लस गेन का कम्युलेटिव जो रिजल्ट आता है, वो हमारी फाइनली इनकम होती है। ठीक है दोस्तों, गुड, बने रहिएगा बिल्कुल कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ, और कंसंट्रेशन इस पीवाईक्यू में बनाए रखिएगा। मैं 100% गारंटी देता हूं, ये बिल्कुल आपके लिए प्रोडक्टिव क्लास होने वाली है। प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द करंट ईयर इज शोन अंडर विच हेडिंग? इस हेडिंग के अंदर रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रोपोज डिविडेंड इन करंट ईयर में जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो डिविडेंड प्रपोज किया है कि हम इतना डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं, लेकिन उस पर अभी
शेयर होल्डर की फाइनल मुहर नहीं लगी है, तो उसे हम अपनी कंटीजेंट लायबिलिटी के हेडिंग में दिखाएंगे। कंटीजेंट लायबिलिटी कहां दिखाते हैं, ये हम अकॉर्डिंग टू शेड्यूल थर्ड ऑफ एज पर कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल थर्ड के अनुसार हमें अपने अकाउंट्स, जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, उसके नीचे हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना होता है। उस नोट्स टू अकाउंट में हम कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर हम इस प्रोपोज डिविडेंड को दिखाते हैं। ठीक है ब्रदर, ओके नेक्स्ट, which source document is issued if a customer returns good previously invoiced or the customer is allowed further discount। अच्छा, इनमें से वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो एक कस्टमर द्वारा सामान लौटाने पर, जो एक कस्टमर द्वारा सामान लौटा दिया, उस सामान लौटाने पर इंटरप्राइजेज या बिजनेसमैन द्वारा इशू किया जाता है या उसे उस कस्टमर को और ज्यादा डिस्काउंट अलाउड किया जाता है, तो उसे हम क्रेडिट नोट बोलते हैं ब्रदर, उसे हम क्रेडिट नोट बोलते हैं। क्रेडिट नोट क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये इस फॉर्मूले पर देखो अक्सर ना डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के बीच में हमारे मतलब कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन कैसी रहती है, जैसे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट सेम सेम सी टर्म है, हमें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। इस टर्म को समझने के लिए हमें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से समझना है। जो हमारे पास माल वापस आया, मतलब जो हमने सेल किया था वो हमारे पास माल वापस आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब क्या है, जो हमारे बिजनेस से चला गया, तो हमारे बिजनेस से माल गया, ठीक है, लेकिन हमारे पास उसके बदले में कुछ अमाउंट आनी थी, या हमारे ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल बढ़े हुए थे, या हमारे पास कैश ज्यादा आना था, लेकिन हमारे कस्टमर ने, हम बिजनेसमैन है, हमारे कस्टमर ने वो प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर दिया, तो उसके लिए हम उस कस्टमर को क्रेडिट नोट भेजेंगे, क्योंकि इससे हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल है वो डिक्रीज हुए हैं, इसलिए हम क्रेडिट नोट इशू करते हैं। ठीक है दोस्तों, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट को हमें इसी कंसेप्ट पे सीखना है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये कंसेप्ट है, इसको समझना है। क्योंकि डेबिट नोट कब लिखेंगे, जब हम बिजनेसमैन है और हमने कोई परचेज किया, कोई माल मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया और वो कोई डिफेक्टिव माल्स है, तो उसे हम जैसे ही रिटर्न करेंगे तो हम वो डेबिट नोट इशू करके भेजेंगे सप्लायर के पास कि हमारे ट्रेड पेबल कम हुए हैं, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारा इनकम बढ़ी है कहीं ना कहीं, मतलब Prince Limited wants to prepare its cash flow statement. It sold equipment of book value of rupees 60,000 at a gain of rupees 80,000. The amount to be reported in its cash flow statement. अच्छा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है? कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की एक ऐसी स्टेटमेंट है जो हमें बताती है कि पूरी साल के अंदर या उस पीरियड के दौरान हमारे पास कैश कहां से आया और हमारा आया हुआ कैश हमें कहां यूटिलाइज किया। ठीक है दोस्तों, इसके तीन कैटेगरी इसके अंदर आती है। जैसे एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे क्योर बिजनेस से हमारे पास पैसा आता है और क्योर बिजनेस को चलाने के लिए हमारे पास से पैसा जाता है एक्सपेंसेस के रूप में। दूसरी कैटेगरी क्या है इसकी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जहां हम डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स में, मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा गया, अगर हम हमारी पुरानी एसेट्स को बेच देते हैं तो हमारे पास पैसा आया। तीसरी स्टेज होती है इसकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहां से हमारे पास पूंजी आती है जो हमारे लिए लायबिलिटी क्रिएट करती है। जैसे हमने अगर कोई शेयर इशू किया, हमारे पास पूंजी आई, हमने डिबेंचर को रिडीम कर दिया, हमारे पास से पूंजी गई, वो आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे पास 60,000 रुपए की बुक वैल्यू थी, बुक वैल्यू की एक एसेट थी, उसे हमें 8,000 रुपए के गेन में हमने उसको बेच दिया, तो हम अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन सी अमाउंट को दिखाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे बताया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास कैश आने की और कैश जाने का एक ब्यौरा होता है, तो हम इसके अंदर इसका रिजल्ट नहीं बताएंगे, ट्रांजैक्शन का रिजल्ट नहीं बताएंगे, बल्कि पूरी ट्रांजैक्शन से जो इंपैक्ट हुआ है, कम्युलेटिव इंपैक्ट, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो लॉस हो, या हमें गेन हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर 68,000 रुपए की अमाउंट को रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें इसमें करेंगे, ये हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हेडिंग के अंदर करेंगे। रामन लिमिटेड फॉरफिटेड 40 शेयर्स
ऑफ ₹10 ऑन विच 7 वर कॉल्ड अप, उसमें से 7 मांगे गए थे। एंड द शेयर होल्डर हैड पेड ₹5, और शेयर होल्डर ने पेड कितने किए, ₹5 पेड किए। ऑफ दिस, इनमें से 30 शेयर वर री इशूड एट ₹6 पर शेयर। द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल एक्यूमुलेशन अकाउंट विल बी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि री इशू करने के बाद हम कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले तो हमें फोर फीचर अमाउंट जाननी होगी। फोर फीचर अमाउंट हमारे पास कितनी हुई, 40 शेयर थे, 7 मांगे गए थे, लेकिन 7 में से 5 उसने पेड किए, तो हमारे पास कितनी अमाउंट आई, 40 क्रॉस 50, ₹200 आई। ₹200 आई हमारे फोर फीचर अकाउंट में। लेकिन उनमें से हमने 30 शेयर इशू किए। ये जो शेयर थे, ये अमाउंट थी फोर फीचर की, ये 40 शेयर की थी, लेकिन उनमें से हमने 30 शेयर इशू किए। 30 शेयर इशू किए, वो हमने कितने के मानकर, ₹6 के मानकर हिसाब से ₹180 के हमने शेयर इशू किए। लेकिन जो हमारा शेयर तो कितने रुपए का था, ₹10 का इस था, लेकिन हमने री इशू कितने में किया, ₹6 पर शेयर के हिसाब से इशू किया, तो हमें लॉस हुआ, लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू एट डिस्काउंट, एट डिस्काउंट, ये हुआ हमें ₹4 के हिसाब से, 4 क्रॉस 30 हमारा हुआ ₹120 का हमें लॉस हुआ। लेकिन हमारे फोरफिटेड अकाउंट में कितने रुपए थे, फोरफिटेड जो अकाउंट था, उसमें हमें सपोज करो कि 30 शेयर हमें फोरफीचर किए और उसमें से हमें ₹5 मिले, तो 5 के हिसाब से 30 थे हमारे पास, फोरफीचर अकाउंट में थे, ये फोरफीचर अकाउंट में थे। इन 30 शेयर के, इन 30 शेयर के फोर फीचर अकाउंट में हमारे पास ₹150 थे, उसमें से हमें लॉस हो गया ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट ₹120 का। तो हमारे पास फोर फीचर अकाउंट में ₹30 बचे, हमारे पास ₹30 बचे, कौन से, जो हमारे फोर फीचर में है, जो री इश्यू से किए गए शेयरों में से। तो इन्हीं ₹30 को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, तो इसका सिंपल इजी आंसर हो जाएगा ₹30, जो हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजन। अच्छा दोस्तों, प्रोविजंस और रिजर्व जो हमें देखने को मिलते हैं, प्रोविजन, रिजर्व्स एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, ये सेम से वर्ड्स हैं, सेम से इनके अर्थ से निकलते हैं, लेकिन इनके इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो बहुत ही गहरा डिफरेंस है भाई। कैसा डिफरेंस है वो, क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोविजन, प्रोविजन के लिए इनमें से क्या सही नहीं है, क्या सही नहीं है। इट इज क्रिएटेड फॉर नॉन लाइबिलिटी, जिसे हम जानते हैं, और एक्सपेंस परटेनिंग टू करंट अकाउंटिंग पीरियड, जो हमारे करंट इस अकाउंट, जो हमारा करंट पीरियड चला हुआ है ना अकाउंटिंग का, उससे रिलेटेड है। लेकिन उसकी अमाउंट के बारे में हम नहीं जानते भाई, कि उसकी अमाउंट क्या होगी, दी अमाउंट विच इज नॉट सर्टेन। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। प्रोविजन हम बनाते ही क्यों है, अपने बिजनेस को सिक्योर करने के लिए। कोई हानि होती है, मतलब हमें पता तो होता है कि ये लॉस होने वाला है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होती। अगर सपोज करो कि हमें वो लायबिलिटी भी पता चल जाए और वो एग्जैक्ट अमाउंट भी पता चल जाए, तो उसे हम प्रोविजन नहीं बोलेंगे ब्रदर, वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। जहां हम बिल्कुल स्पेसिफिकली ये बात जानते हैं कि ये हमारी लायबिलिटी है, में लायबिलिटी है, और इसकी अमाउंट इतनी है, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। प्रोविजन हम उसी के लिए बनाते हैं, हमें ये तो पता है कि ये हमारा खर्चा होने वाला है, लेकिन उसकी अमाउंट का एग्जैक्ट हमें आइडिया नहीं होता, एस्टिमेट नहीं होता, तो उसके लिए हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। इट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट, बिल्कुल सही है ब्रदर, बिल्कुल सही है। ये टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है, क्योंकि प्रॉफिट, सारे एक्सपेंस, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटाने के बाद जो हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट बचता है, उसमें से हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं, तो ये टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस करता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इट इज मेड फॉर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, सम आर आल्सो मैंडेटरी अंडर लॉ। ब्रदर, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? बिल्कुल नहीं भाई। क्यों नहीं? क्योंकि जो ये स्टेटमेंट है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारी रिजर्व्स को, रिजर्व को, रिजर्व को। रिजर्व कुछ हमारे कंपनी लॉ के अंदर भी कुछ स्पेसिफिक रिजर्व है, जिन्हें एक कंपनी को क्रिएट या जनरेट करना अनिवार्य होता है, मैंडेटरी होता है। और ये रिजर्व होते हैं ना, जो वो हमारी
मतलब फ्यूचर में आने वाली लॉसेस को या किसी प्रकार की हानि को बचाने के लिए रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो आंसर हो जाएगा ये कि ये प्रोविजंस को करेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करती। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये बात ठीक है। प्रोविजन किसके अगेंस्ट चार्ज किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन बनाया जाता है। ठीक है ब्रदर। रिजर्व कैपिटल इज पार्ट ऑफ विच कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। ठीक है, जो रिजर्व कैपिटल है वो वाइंडिंग अप के दौरान मांगा जाता है, लेकिन वो कौन सी कैपिटल का पार्ट होता है? कौन सी कैपिटल का पार्ट होता है? एक फ्लो चार्ट होता है कैपिटल का भी, जो शेयर कैपिटल होती है। जैसे पहले क्या होती है, कंपनी के पास अथोराइज्ड कैपिटल होती है, अथोराइज्ड कैपिटल होती है। अथोराइज्ड कैपिटल में से कंपनी इश्यू करती है कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। इस इश्यू कैपिटल में से इस इशू कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं। इशू की गई कैपिटल को सब्सक्राइब कितने बंदों ने किया और नॉन सब्सक्राइब, तो ये होती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। जो इस पार्ट में से सब्सक्राइब्ड कैपिटल में दो पार्ट होते हैं, एक तो कंपनी द्वारा कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, और एक होती है नॉन कॉल्ड अप कैपिटल, नॉन कॉल्ड अप कैपिटल। नॉन कॉल्ड अप कैपिटल जो होती है मेरे भाई, यही हमारी क्या होती है, यही हमारा रिजर्व कैपिटल होता है, जो कंपनी अपने वाइंडिंग अप के दौरान कॉल करती है अपने शेयर होल्डर से। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑथराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Planks are the custom, usage, or practice followed by accountants as a guide in the preparation of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारे पास कस्टम है, जो हमारे पास यूसेज है, जो हमारी कन्वेंशन है, यूसेज है और प्रैक्टिस है, उन वो किस किस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करती है, तो वो होती है हमारी अकाउंटिंग कन्वेंशन इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आप इन चारों ऑप्शन को एग्जाम में बैठकर, जब वो एग्जाम का प्रेशर होता है, तो इन चारों ऑप्शन को रीड करेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजिंग और एम्बिग्यूटी क्रिएट करने वाला ये क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम समझ लेते हैं। समझ कैसे लेते हैं, हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल कैसे दोस्तों, हम एक क्रिकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। जिस प्रकार क्रिकेट मैच के लिए पिच और उस ग्राउंड का होना जरूरी है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट को, अकाउंटिंग कंसेप्ट को। हमारी अकाउंटिंग कंसेप्ट के बिना हमारे अकाउंटिंग की के बारे में सोचना भी व्यर्थ है, क्योंकि अकाउंटिंग कंसेप्ट के बिना उन कंसेप्ट जैसे जैसे कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हो गया, ठीक है, कंटिन्यूटी कंसेप्ट, बिजनेस कंटिन्यूटी कंसेप्ट हो गया, इनके बिना हम अकाउंटिंग का ए भी नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, और फिर होती है हमारे कुछ यूजेज होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, जो अकाउंटेंट द्वारा फॉलो किए जाते हैं, ट्रेडिशन को। ठीक है, वो होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है दोस्तों, अकाउंटिंग कन्वेंशन जैसे क्रिकेट के उदाहरण से समझे, तो जैसे अंपायर का डिसीजन फाइनल डिसीजन मानना, या फिर मैच खत्म होने के बाद आपस में प्लेयरों का आपस में हाथ मिलाना, जैसे ये क्या कन्वेंशन है। ठीक है, इसी अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन से के संयोग से बनते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं भाई? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जैसे मैचिंग कंसेप्ट का प्रिंसिपल है, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट है का प्रिंसिपल है। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं, जो हमारी अकाउंटिंग बॉडी है या गवर्नमेंट है, उनके द्वारा ये स्टैंडर्डाइज रूल रेगुलेशन होते हैं, जो कंपलसरी होते हैं हमारे अकाउंटिंग सिस्टम द्वारा फॉलो करना या कॉम्प्लायंस करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान a gross profit ratio achieved by an organization compared to that of the industry average indicates the organization's successful attempt to produce at a relatively lower cost.
ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है अचीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इन कंपेयर टू एवरेज इंडस्ट्री। एवरेज इंडस्ट्री इंडिकेट द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल, ये संगठन की सक्सेस को इंडिकेट करती है। अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस एट रिलेटिवली लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट होती है। तो ग्रोस प्रॉफिट कैसा होता है, तो वो हाई ग्रोस प्रॉफिट होता है। हाई ग्रोस प्रॉफिट, हाई ग्रोस प्रॉफिट रेशो अचीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, वो अचीव की जा सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कैसे, जो अपनी इंडस्ट्री है उसकी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी इंडस्ट्री की एवरेज से ज्यादा रिप्रेजेंट करके और लोअर कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये हाई ग्रोस प्रॉफिट रेशो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई दिल से लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू। ओके।